Greeting students, welcome to our channel नगीन बेस्ट डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो कॉन्सेप्ट्स हमारी बेसिक स्किल्स को डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें ये समझना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर हम क्या क्या बेसिक चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। साइंस के अंदर कुछ ऐसी वंडरफुल डिस्कवरीज हुई हैं समय समय पे, जिन डिस्कवरीज ने किसी न किसी मायने में सोसाइटी की हेल्प की है। उन्हीं डिस्कवरी में से एक डिस्कवरी आती है जिसे हम इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं जो हमारी हाउस होल्ड वायरिंग, जैसे कि टेलीविज़न सेट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करना, जिसकी वजह से हम टेलीविज़न सेट में किसी भी इमेज को देख पाते हैं। किसी भी टॉर्च का ग्लो करना, हमारी नर्व सेल्स में भी इवन करंट फ्लो करता है, तभी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारी बॉडी में ट्रांसमिट कर पाते हैं। बायोलॉजी के अंदर आपने कहीं ना कहीं इस नर्व सेल के कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा। अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी हो सकती हैं, जिनमें से एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करती है उसे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जा सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। सबसे पहला टॉपिक हम यहाँ पे लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। आप सब कहीं ना कहीं अवेयर हैं इलेक्ट्रिक चार्ज से। उसके एक टेक्निकल टर्म में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली क्या है, तो बच्चों, ए प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू विच दे शो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फिनोमिना। किसी भी मटेरियल से जुड़ी हुई ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है चार्ज, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर मटेरियल किसी भी इलेक्ट्रिकल फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स को रिस्पॉन्ड कर सकता है। और चार्ज को बेसिकली दो तरह से हमने कैटेगराइज किया है। वन इज पॉजिटिव चार्ज, अनदर इज नेगेटिव चार्ज। एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर बेसिक एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं बेटा, एटम्स। एटम्स, आपने एटम्स को बहुत अच्छे से स्टडी किया हुआ है। एक हमारे पास सपोज हम यहाँ पे कंसीडर करते, सपोज एक एटम है। इस एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं? वन इज प्रोटॉन, अनदर इज इलेक्ट्रॉन। देयर आर सम न्यूट्रल पार्टिकल्स ऑल्सो, जिनको हम न्यूट्रॉन्स कहते हैं। इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से ही पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की क्रिएशन हुई है। प्रोटॉन्स को बेसिकली पॉजिटिव चार्ज कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन को बेसिकली नेगेटिव चार्ज एक्वायर करने वाली क्वांटिटी कहा गया है। एक प्रोटॉन जो होता है, एक प्रोटॉन पे बेसिक चार्ज जो है दैट इज +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। लेटर ऑन हम इसे डिस्कस करेंगे। वहीं दूसरी तरफ एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है दैट इज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आप एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पे चार्ज को बखूबी देख सकते हैं। दोनों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। मैग्नीट्यूड मतलब ये जो एक न्यूमेरिकल वैल्यू की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन के लिए और प्रोटॉन के लिए ये वैल्यू सेम रहेगी। फर्क केवल और केवल यहां पे इस पॉजिटिव और नेगेटिव मींस चार्ज का फर्क है। चार्ज बेसिकली क्या, साइन ऑफ चार्ज का फर्क है। तो एक एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं। प्रोटॉन्स मैंने आपको बताया पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स मैंने आपको बताया नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। और
टोटल चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन, अगर किसी एटम के अंदर टोटल चार्ज की बात करें, सपोज मैं कंसिडर करता हूं कि मेरे पास 10 प्रोटॉन हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो टोटल चार्ज इसके अंदर क्या होगा? देखो, Q स्टैंड्स फॉर टोटल चार्ज, और यहाँ 10 इंटू चार्ज ऑफ ए प्रोटॉन प्लस 10 इंटू चार्ज ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है, एक प्रोटॉन पे भी उतना ही चार्ज होता है। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स पे जितना चार्ज होगा, 10 प्रोटॉन्स पे भी उतना ही चार्ज होगा। द वेरिएशन इज कि प्रोटॉन्स का ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव होगा और इलेक्ट्रॉन्स का ओवरऑल चार्ज नेगेटिव होगा। एज ए रिजल्ट द टोटल चार्ज ऑन एन एटम विल बिकम्स जीरो। किसी भी एटम पे टोटल चार्ज हमारे पास जीरो आएगा, और ये जीरो चार्ज आने की वजह से हम उस एटम, पर्टिकुलर एटम को एक पर्टिकुलर नाम से कंसीडर करेंगे। द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उस एटम को हम कंसीडर करेंगे कि वो एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब है, आपको ये लाइन पढ़नी है, एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, अगर वो बराबर है प्रोटॉन्स की संख्या के, तो देयर इज ए इक्वालिटी इन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट मीन्स जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उतने ही प्रोटॉन्स हैं, तो दोनों एक दूसरे के चार्ज को कैंसल आउट करेंगे। कैंसल आउट करने के बाद जो नेट रिजल्ट हमारे पास आएगा, दैट नेट रिजल्ट इज जीरो। तो यहां से हमने एक चीज कंसीडर की कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल किसी भी एटम को कब कहा जा सकता है। देन आपके माइंड में क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि सर, अगर एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, देन एक एटम को हमने ये भी पढ़ा है कि कोई एटम पॉजिटिवली चार्ज्ड हो सकता है या एक एटम जो है नेगेटिवली चार्ज्ड भी हो सकता है। तो वो किस तरह से होता है, तो आइए उस चीज को भी समझते हैं। एक एटम चार्ज्ड हो सकता है कब? या तो उसमें प्रोटॉन्स ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन से, या उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो प्रोटॉन से। अगर प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन से तो एटम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। एटम विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड, पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं प्रोटॉन्स से, तो उस वक्त नेगेटिव चार्ज आएगा। और अगर बेसिक कंसीडरेशन की जाए तो बेसिक कंसीडरेशन ये कहती है कि जिस किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इम्बैलेंस होंगे, दोनों के नंबर इक्वल ना हो, दोनों में से कोई भी एक ग्रेटर हो, ऐसी कंडीशन में उस एटम को हम चार्ज कर सकते हैं। या तो एक इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज्ड हो सकता है या पूरी तरह से नेगेटिवली चार्ज्ड हो सकता है। इसके साथ साथ एक जो दूसरा मेथड हमारे पास आता है, दैट इज चार्जिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय रबिंग। किसी भी दो एटम्स को हम आपस में एक दूसरे के साथ रब करके भी उस पर्टिकुलर एटम को हम चार्ज कर सकते हैं। चलो अब इसे समझते हैं। यहां पर एक एग्जाम्पल गिवन है, सबसे पहले उस एग्जाम्पल को हम कंसीडर करते हैं बेटा। तो आइए, इफ वी रब ए ग्लास रोड, दिस इज द एग्जाम्पल, इफ वी रब ए ग्लास रोड विद सिल्क क्लॉथ, द ग्लास रोड डेवलप्स ए पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ एन इक्वल एंड नेगेटिव चार्ज। जब भी कभी हम किसी ग्लास रोड के साथ सिल्क क्लॉथ को रब करते हैं, हम मान लीजिए हमने एक सिल्क का कपड़ा ले लिया
और हमारे पास एक ग्लास की रोड हमने ले ली। जब कभी भी हम इस ग्लास रोड के साथ इस सिल्क क्लॉथ की रबिंग करवाएंगे, इसके ऊपर इसे रब करेंगे, तो हमेशा क्या होगा, ग्लास रोड के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, जबकि सिल्क क्लॉथ के ऊपर उतना ही एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब हमारे माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है कि ये चार्ज आया कहां से, क्योंकि जब हमने सिल्क क्लॉथ और ग्लास रोड को अलग अलग देखा था तो ये भी न्यूट्रल था और ये भी न्यूट्रल था। इनिशियली ग्लास रोड भी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट थी और साथ में जो सिल्क क्लॉथ है वो भी न्यूट्रल था। दोनों न्यूट्रल थे तो फिर आपस में रब किए जाने पर ये चार्ज आया कहां से? दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी दो एटम्स हम कंसीडर करें, सपोज मेरे पास एक एटम है ए, दूसरा एक एटम है बी। यहां मैंने इसे कंसीडर कर दिया। मैंने कंसीडर किया कि ए पे 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 ही प्रोटॉन है, बी पे 20 इलेक्ट्रॉन है और 20 प्रोटॉन मेरे पास प्रेजेंट है। इनिशियली आप इंडिविजुअल अगर दोनों को देखो, एटम ए भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और एटम बी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि दोनों एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर इक्वल इन नंबर्स। तो लेकिन जब हम इन दोनों एटम्स को एक दूसरे के साथ रब करते हैं, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, उसकी कुछ देर के बाद हमें रिजल्ट सेम नहीं मिलता। रिजल्ट सेम ना मिलने का कारण क्या है, उस पर भी एक बार डिस्कशन करते हैं। मैं एक टर्म यहां पे लिखता हूं, दैट इज डब्ल्यू ए, इट इज वर्क फंक्शन। डब्ल्यू बी वर्क फंक्शन। डब्ल्यू ए जो मैंने लिखा है वर्क फंक्शन ऑफ एटम ए, और डब्ल्यू बी जो मैंने लिखा है वर्क फंक्शन ऑफ एटम बी। तो सबसे पहले इन दोनों पे चार्ज आया कहां से, इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें वर्क फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। किसी भी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, उस एनर्जी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स to move out from an atom, that energy is known as work function of that atom। तो इस वर्क फंक्शन के बाद हम कंसीडर करते हैं यहां पे कि वर्क फंक्शन क्या है, हम समझ चुके हैं। अब सपोज वर्क फंक्शन ए का ग्रेटर है वर्क फंक्शन ऑफ बी से, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो जो चार्ज आया है ना, वो इसी कॉन्सेप्ट से आया। तो समझते हैं इसे कैसे। जब कभी भी ए एटम को बी एटम के साथ रब किया जाएगा, व्हेन एटम ए इज रब्ड विद एटम बी, हमेशा क्या होगा, एटम बी कभी भी एटम ए से इलेक्ट्रॉन्स नहीं छीन पाएगा, क्योंकि ए का वर्क फंक्शन बी की कंपैरिजन में ज्यादा है। अब जब भी हम जिस क्वांटिटी का या जिस एटम का वर्क फंक्शन ज्यादा है दूसरी से, तो कम वर्क फंक्शन वाली एटम कभी भी ज्यादा वर्क फंक्शन वाले एटम से इलेक्ट्रॉन्स नहीं छीन पाएगा। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, हमने जब एटम ए और एटम बी को रब किया तो रबिंग के बाद का सिनेरियो क्या होगा। सपोज नाउ दिस इज एटम ए, दिस इज एटम बी। यहां 10 इलेक्ट्रॉन थे और बी पे 20 इलेक्ट्रॉन थे। अब मान लेते हैं ए पर तो आ गए 15 इलेक्ट्रॉन और यहां पर हैं 10 प्रोटॉन। बी पर आ गए वापस से, यहां 20 थे, 20 के बाद हमारे पास 5 इधर चले गए तो यहां बचते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, और यहां मेरे पास 15 इलेक्ट्रॉन्स, और यहां मेरे पास बचते हैं 20 प्रोटॉन्स। चलो
अब ये चार्ज रबिंग के बाद का सिनेरियो है। इस रबिंग के बाद के सिनेरियो को अगर हम ध्यान से समझें तो देखो, एटम ए 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट को तो कैंसिल कर देंगे, लेकिन हमारे पास एक्सेस में क्या बचेगा? एक्सेस में बचेगा 5 इलेक्ट्रॉन यहां पर, यानी कि नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा बचा 5 इलेक्ट्रॉन्स का। बी पर आइए, बी पर 15 इलेक्ट्रॉन्स 15 प्रोटॉन के इफेक्ट को तो कैंसिल आउट कर देंगे, बट यहां पर एक्स्ट्रा क्या बचा? 5 प्रोटॉन्स। तो इस प्रोसेस से हमें यह समझ में आया कि भले ही दो न्यूट्रल्स एटम हों, जब कभी भी हम उन्हें आपस में रब करेंगे तो रब करने के बाद उन एटम्स पर एक पर्टिकुलर चार्ज की फॉर्मेशन हो जाएगी, चार्ज डेवलप हो जाएगा। किस तरह से डेवलप होगा? जिस एटम का वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा वो कम वर्क फंक्शन वाले एटम से इलेक्ट्रॉन्स को छीन लेगा, और छीनने के साथ ही जिसके पास इलेक्ट्रॉन आते हैं, द एटम विच गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, जिस एटम का वर्क फंक्शन ज्यादा होगा वो एटम कम वर्क फंक्शन वाले एटम से इलेक्ट्रॉन्स छीन लेगा, और इलेक्ट्रॉन्स छीनने के साथ ही ज्यादा वर्क फंक्शन वाले एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखो, ए का वर्क फंक्शन यहां ज्यादा था, ए पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और बी का वर्क फंक्शन यहां कम था तो बी पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया यहां। तो आइए अब उस एग्जाम्पल को समझते हैं, ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ के एग्जाम्पल को। अब यहां एक एग्जाम्पल में हमें दिया गया है कि अगर हम एक ग्लास रोड को एक सिल्क क्लॉथ से रब करें तो ग्लास रोड पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है ग्लास रोड का वर्क फंक्शन कम होना एज कंपैरिजन टू सिल्क क्लॉथ। देखो, यहां हम ये कह सकते हैं जो ग्लास रोड है इसका वर्क फंक्शन कम है, किससे? वर्क फंक्शन ऑफ सिल्क क्लॉथ। यानी कि सिल्क का कपड़ा और ग्लास रोड दोनों में वर्क फंक्शन का डिफरेंस है। तो इसी वजह से यहाँ पे चार्ज इम्बैलेंस हुआ और चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ। आपने एक चीज भी नोटिस की होगी बेटा कि इस पूरी प्रोसेस में कोई नया चार्ज डेवलप नहीं हुआ है, चार्ज केवल एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हुआ है। और जब कभी भी एक बॉडी से, बॉडी ए से बॉडी बी पर चार्ज जाता है, मीन्स सपोज यहां पर मैंने आपको समझाया था कि यहां आ गए 15 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन, यहां बच गए 15 प्रोटॉन और 15 इलेक्ट्रॉन और 20 प्रोटॉन, ऐसा एग्जाम्पल दिया था। ओवरऑल ए पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 10 थी और बी पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या थी 20। तो 20 + 30 टोटल अगर बात करें ए और बी की तो 30 इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। अब चेक करो, क्या ए और बी के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अभी भी 30 है? यस, द आंसर इज अभी भी इलेक्ट्रॉन्स 30 ही हैं। ऐसे ही 20 प्रोटॉन + 10 प्रोटॉन, पहले भी 30 प्रोटॉन थे, अभी भी प्रोटॉन्स के नंबर्स जो हैं वो 30 हैं। इट मीन्स यहां से चार्ज की एक प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कि इस पूरी प्रोसेस में कोई नया चार्ज क्रिएट नहीं हुआ है, केवल इलेक्ट्रॉन्स का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ है। उस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हम ये कह सकते हैं कि चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। यहां से कॉन्सेप्ट भी हमारे पास आता है कि इलेक्ट्रॉन के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज, एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियस पे होता है, और न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो बाउंड होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से, और एक इलेक्ट्रॉन जो कि यहां किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है इसमें होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स।
तो एक इलेक्ट्रॉन जिस पर कि वीक फोर्स लगता है, जो वीक फोर्स से बाउंड है न्यूक्लियस से, उसे एक एटम से डिटैच करना काफ़ी इजी है एज कंपैरिजन टू प्रोटॉन्स और पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम न्यूक्लियस। इसीलिए आप अपने आने वाले स्टडी में जहाँ पर भी पढ़ोगे, आप हमेशा यही पढ़ोगे कि इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट करते हैं। तो आपके मन में कभी ये सवाल आए तो उसका जवाब मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि वाई ओनली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट, वाई नॉट ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसीलिए प्रोटॉन जो हैं वो मूवेबल नहीं हैं, उनकी मोबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी एज कंपैरिजन टू प्रोटॉन्स इज मच ग्रेटर। दैट्स वाई इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट ऑफ प्रोटॉन्स। उसी टॉपिक को अभी हम आगे कंसीडर करें तो आपको यहाँ दिखाया भी गया एग्जाम्पल के थ्रू, और इस डायग्राम में ये चीज़ आपको साफ साफ दिखाई गई है कि ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ को रब किया तो किस तरह की फॉर्मेशन हमें देखने को मिली है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, और टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दिस इज वेरी बेसिक and very important from the point of view of knowledge and exam both. Electric charges are of two types. ये अभी कुछ देर पहले ही हमने डिस्कस किया था। चार्ज बेसिकली दो तरह का हो सकता है, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। जब कभी भी सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं बेटा, जब कभी भी पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के पास लेकर आए जाते हैं, इनके बीच में रिपल्शन होता है। जब कभी भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास आएंगे तो उस वक्त दोनों चार्जेस के बीच में रिपल्शन होगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, ये कभी भी रिपेल ना करके एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब इन दोनों चार्जेस में अट्रैक्शन होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव रिपेल, एंड नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव विल अट्रैक्ट। दिस इज आवर सेकंड प्रॉपर्टी। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। आफ्टर दैट देयर इज property third. The third property says in an isolated system net electric charge can neither be created nor be destroyed. अभी मैंने आपको एटम्स का एग्जाम्पल दिया, वहाँ मैंने आपको समझाया कि जब कभी भी एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है। इफ एनी बॉडी इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स देन the other body is gaining electrons. तो इस पूरी प्रोसेस में ओवरऑल चार्ज जो है वो कंजर्व्ड रहता है। कंजर्व्ड मीन्स कांस्टेंट रहता है, चार्ज ना तो घटता है ना ही बढ़ता है। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4 इज इलेक्ट्रिक चार्ज आर क्वांटाइज्ड इन मल्टीपल्स ऑफ ई। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म क्वांटाइजेशन। इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज्ड हैं मींस अगर एक एटम से दूसरे एटम पर, सपोज दिस इज एटम ए, दिस इज एटम बी, एक एटम से दूसरे एटम पर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो हमेशा कंप्लीट इंटीजर की फॉर्म में जाएगा। कैसे? एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, दो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तीन जा सकते हैं, 4, 100, 200, 1000। लेकिन अगर मैंने आपको कहा कि 100.5 इलेक्ट्रॉन्स, फ्रैक्शन में वैल्यू आती है हमारे पास कि 3/4 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो फ्रैक्शनल वैल्यू कभी भी
एक एटम से दूसरे एटम पर ट्रांसफ़र नहीं होगी। और ये जो मैं क्वांटिटी आपको बता रहा हूँ, ये क्वांटिटी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, यानी कि जब हम पॉइंट चार्जेस यानी छोटे छोटे चार्जेस के साथ डील कर रहे हों तो लेकिन मास, मैं फर्दर आपको इसे एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। मास को आपने देखा होगा कि मार्केट से जब कब हमें कोई भी वेजिटेबल, शुगर या राइस खरीदने जाते हैं तो हम इजीली खरीद पाते हैं 2.5 kg, 3.5 kg, लाइक दिस। तो ये जो क्वांटिटी है ये हमें क्या बताती है? ये हमें ये समझाती है कि मास का क्वांटाइजेशन पॉसिबल है। मास कैन बी टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन फ्रैक्शन। It is not required necessary that mass should be taken only in as like 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg। आप चाहो तो 1 kg 100 ग्राम, 1 kg 105 ग्राम, like this you can purchase any massive object। लेकिन चार्ज के केस में अभी तक ऐसा नहीं है। मास का क्वांटाइजेशन पॉसिबल हो चुका है काफ़ी समय से, लेकिन चार्ज के बारे में अभी तक इस तरह का कोई क्वांटाइजेशन पॉसिबल नहीं हुआ। और इसी क्वांटाइजेशन को ध्यान में रखते हुए एक फॉर्मूला हमारे पास आता है, इस चैप्टर का सबसे पहला फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट, Q इज इक्वल टू N इंटू ई। देखिए, Q होता है बेटा टोटल चार्ज, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स अगर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की बात करें तो वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ माइनस साइन कंसिडर नहीं करेंगे हम, दैट ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका एक यूनिट होगी, एक मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन चार्ज की कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी। और फर्दर जो आप न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करेंगे, उस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन के लिए हमारे पास